हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संसाधन भूगोल में विश्व में कृषि प्रदेश। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व में कृषि प्रदेश। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने विटलेसी के जो विश्व के संदर्भ में जो कृषि प्रदेश हैं, जो एक विस्तृत क्षेत्र है, पृथ्वी का बड़ा भाग है, उसके रूप में हमने इसको 13 भागों में बांटा था, जिसका प्रमुख आधार इन्होंने कुल 5 तत्वों को लिया। जिसके अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कृषि और पशुपालन का जो शास्त्रीय है एक साथ, यानी कृषि भी हो और पशुपालन भी हो, दोनों अगर मिश्रित रूप में हो तो वो कृषक के लिए सबसे फायदेमंद होता है। दूसरा इन्होंने प्रमुख आधार माना वो कृषि उत्पादन की विधियों को माना। और तीसरा इन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में जो उपयोग कर लेते हैं हम, उसका स्वरूप कैसे है, उसको इन्होंने प्रमुख रूप से आधार माना है। चौथा हमने बात की कृषि में पूंजी की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है, तकनीकी की अपने आवश्यकता होती है। और पांचवा जो इन्होंने बताया वो बताया कि कृषि की जो उत्पादन है उसमें कृषक के उपकरण जो वो काम में लेता है, आवास उसका, संस्कृति, ठीक है, उसका जीवन यापन की जो उसकी संबंधित जो दशाएं हैं, उनसे हम बात करें तो ये 5 तत्व इन्होंने इसके मूल आधार में माने हैं। यानी इनको मान्यता देते हुए ही कृषि के जो प्रदेश हैं उनको 13 भागों में बांटा है विटलेसी महोदय ने। उसके अंदर हमने कृषि प्रदेशों के अंदर चर्चा की, जिसमें चलवासी पशुचारण की हमने बात कर ली है। इसमें हमने कहा कि ये सबसे पुरानी कृषि प्रणाली है, ये कहा, जिसमें जनजातियों का एक समूह है जो अपने पशुओं को चारे की तलाश में इधर उधर लेके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता रहता है, यानी प्रवास करता रहता है। ये बात हमने की थी। हमने ये भी कहा कि ये जो कठोर जलवायु होती है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि होती है। जो दुष्कर क्षेत्र होते हैं, कठोर जलवायु का मतलब जहाँ पे इतनी अधिक सर्दी पड़ती हो या यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती हो, तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की ही कृषि देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं साइबेरिया की जो याकूत और चुकची युगादिर जो जनजातियाँ हैं, वो यहाँ पशुचारण का कार्य, चलवासी पशुचारण का कार्य ही करती हैं। जैसे हम बात करें तो इन जनजातियों के द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य एशिया की जो जनजाति हैं, कजाक है, उज्बेक है, इस प्रकार की जनजातियाँ भी अपने पशुओं को इधर से उधर लेकर जाते रहते हैं। इनको इन पशुओं से क्या प्राप्त होता है? तो इनसे इनको क्या प्राप्त होगा? दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है, चमड़ा प्राप्त होता है, तो उससे उनका गुजारा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि यहाँ पे देखने को मिलती है, इस प्रकार के कृषि प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात की थी स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित में हमने चर्चा की कि इस प्रकार की जो कृषि प्रदेश है वो प्राथमिक रूप की जो वनस्पति होती है उसको काट करके या जला करके इस कृषि को लिया जाता है। ठीक है, यानी उस भूमि को वो क्या करते हैं, फिर कुछ वर्षों तक उसको सिंचित करते हैं, उसमें कृषि करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। वहाँ पे उस वनस्पति, दूसरी जो वनस्पति होगी उसको जलाते हैं, काटते हैं, फिर वापस उस पुनः वाले स्थान पे आते हैं। वहाँ पर जो वनस्पति दूसरी बार हो गई उसको भी साफ करके जला करके वापस इसमें कृषि कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि कार्य करते हैं ये प्रारंभिक कृषि कार्य माना जाता है, जो परंपरागत रूप से चली आ रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कई प्रकार के जो क्षेत्र हैं इसमें, जैसे दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है इसकी बात की हमने उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का उसकी बात की, अमेजन बेसिन की हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार की कृषि होती है। ये जो स्थानांतरित कृषि है इसको विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें हमने क्या बात की, इंडोनेशिया में लद्दाख की बात की है, लद्दाख बोलते हैं इसको, फिलीपींस में कैंगिन बोलते हैं, मैक्सिको और जिम्बाब्वे में मिल्पा बोलते हैं, वियतनाम में रे बोलते हैं, वेनेजुएला में कोनुको बोलते हैं, और ब्राज़ील में रोका, जायरे में मसोले, श्रीलंका में चेना और सूडान में नगासू ये बोलते हैं। ठीक है, म्यांमार में टोंगिया बोलते हैं इसको, भारत में भी झुमिंग कृषि कहते हैं इसको, राजस्थान में वालरा और चिमाता कहते हैं, केरल में पोनम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया और पेंडा कहते हैं। ठीक है, और पश्चिमी जो घाट है भारत का पश्चिमी भाग वाला, अरब सागर के पास में जुड़ा हुआ भाग, वहाँ पर इसको कुमारी बोलते हैं। तो ये बात हमने कर ली थी। अब इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए तीसरे प्रकार की जो कृषि प्रदेश है उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं व्यापारिक पशुपालन।
ठीक है, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। तीसरा है व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश, या प्रदेश भी लिख सकता हूँ, इसके नाम से ही विदित होता है, या इसको प्रदेश ही रखो। यहाँ पे व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, इसके नाम से ही आपको लग रहा है, यानी पशुपालन होगा वो किसके लिए होगा? व्यापार के लिए। किसके लिए होता है? व्यापार के लिए। ये जो क्षेत्र है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में। कहाँ देखने को मिलता है? यानी ये जो प्रदेश होगा वो कहाँ होगा? एक तो उष्ण कटिबंध में और एक होगा शीतोष्ण कटिबंध में। उष्ण व शीतोष्ण प्रदेश में इस प्रकार के जो प्रदेश हैं जहाँ पे व्यापारिक पशुपालन का कार्य होता है वो हमें देखने को मिलते हैं। हम बात कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका की, हम बात कर सकते हैं दक्षिण अमेरिका की, हम बात कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इस व्यापारिक पशुपालन वाले क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलती है। किस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है? व्यापारिक पशुपालन वाली कृषि। यहाँ पे हम देखें तो इस कृषि के हम यहाँ बात करेंगे पशुपालन की, तो यहाँ पे कृषि भी की जाती है और पशुपालन दोनों को साथ किया जाता है। यानी कृषि के साथ में पशुपालन किया जाता है व्यापार के लिए। कृषि केवल नाम मात्र की होती है। यहाँ पे कृषि होती है वो केवल नाम मात्र की होती है। ये केवल पशुओं को ज़्यादा पालते हैं। वातावरण के अनुकूल हम बात करें तो पशु वातावरण ज़्यादा है, यानी पशुओं को ज़्यादा पाला जाता है। ठीक है, कहाँ पर? इस जो प्रदेश है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस कृषि प्रदेश के अंदर यहाँ पर कृषि के साथ में पशुपालन होता है। और पशुपालन तो यहाँ पे वातावरण के अनुकूल पाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कृषि होती है वो नाम मात्र की एक कृषि होती है, वो केवल पशुओं को चारा खिलाने के लिए ही होती है। इस भाग में हम बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर को, दक्षिण अमेरिका में क्या ज़्यादा पाला जाता है पशुओं में? तो गायों को अधिक पाला जाता है उत्तरी अमेरिका में भी, और दक्षिणी अमेरिका में गाय अधिक पालते हैं। ठीक है, पशु के रूप में, व्यापारिक रूप में। ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो द्वीप समूह है न्यूजीलैंड का, वहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह पे भेड़ और बकरी पाली जाती है। हमने यहाँ पे बात की। इन क्षेत्रों के अंदर तो क्या पाली जाती है? गाय। ठीक है, और इन क्षेत्रों में क्या पाली जाती है? भेड़ व बकरी। व्यापारिक दृष्टि से क्या पाला जाता है यहाँ पे? भेड़ व बकरी। ठीक है, यहाँ पे पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ये जो पशु हैं व्यापार के लिए पालते हैं, इनसे क्या मिलता है? तो हम कहते हैं इनसे क्या क्या नहीं मिलता है। इससे ऊन मिलती है, इससे मांस मिलता है, इससे दूध मिलता है, इससे चमड़ा, खाल मिलती है। यानी इन सब का यहाँ पे क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। इन देशों में इन जो सामान बताए हैं, यानी ऊन है, मांस है, दूध है, खाल है, इनका क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। ठीक है, और पशुपालन जो करते हैं वो वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? वैज्ञानिक विधि से। जो भी पशुपालन करते हैं वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र है प्रेरीज वाला, उत्तर अमेरिका का जो प्रेरीज क्षेत्र है, प्रेरीज प्रदेश है उत्तर अमेरिका वाला, उसमें पशुपालन होता है। ठीक है, ये लोग पशुपालन पर ही ज़्यादा निर्भर रहते हैं प्रेरीज प्रदेश में। वहाँ पर यूँ कहे तो कम वर्षा है। एक तो क्या है? कम वर्षा है। कृषि अयोग्य भूमि भी है वहाँ पे, और विस्तृत चारागाह है। ठीक है, और जनसंख्या क्या है वहाँ की? कम है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या क्या है? कम है। तो यहाँ पे अधिक व्यापारिक दृष्टि से ये लोग क्या करते हैं? पशुपालन अधिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगली जो कृषि है गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। अगली कौन सी कृषि होगी? गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है गहन कृषि।
गहन कृषि और एक होती है विस्तृत कृषि। एक क्या होती है? विस्तृत कृषि। इन दोनों का मतलब समझ लो आप, इनका दोनों का मतलब समझ लो एक बार, ठीक है। गहन कृषि किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो सीमित हो और जनसंख्या का भार उसके ऊपर क्या हो? अधिक हो। यानी जनसंख्या अधिक और भूमि कम। तो जनसंख्या में ज़्यादा होने के कारण खाने वाले क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और भूमि जो संसाधन है वो क्या है? कम है, इसलिए वहाँ से अनाज कम उपजता है। इसी कारण यहाँ पे जो गहन कृषि होती है उस कम क्षेत्र में ही दवाइयों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करके या उन्नत बीजों का प्रयोग करके अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश की जाती है। यानी कम भूमि के अंदर अधिक अनाज पैदा करना उनकी फितरत है। और विस्तृत कृषि का मतलब होता है खेत बड़े होते हैं या भूमि संसाधन ज़्यादा होता है, जनसंख्या की मात्रा वहाँ पे कम होती है, काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है, जबकि वहाँ पे खेती के रूप में हम अगर भूमि की बात करें तो भूमि संपदा यहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो विस्तृत कृषि और गहन कृषि की कुछ विशेषताएँ हैं। यहाँ पर मैं इसकी दोनों विशेषताएँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करें प्रति हेक्टेयर भूमि उपज, प्रति हेक्टेयर भूमि उपज अधिक होती है। अधिक किसकी होती है? गहन कृषि में। यानी प्रति हेक्टेयर में जो भूमि में उपजने वाला जो अनाज है वो अधिक होगा, लेकिन एक व्यक्ति के हिस्से में उसकी जो उत्पादकता होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर यह कहते हैं इसकी एक विशेषता, प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। गहन कृषि के अंदर हम क्या बात करते हैं? प्रति हेक्टेयर भूमि उपज अधिक है गहन कृषि में, जबकि प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम होगी। समझ गए बात? अगर हम विस्तृत कृषि की बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं हैं प्रति हेक्टेयर भूमि, प्रति हेक्टेयर उपज, मान लो हेक्टेयर उपज कम, ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अधिक। समझ गए होंगे आप? प्रति व्यक्ति आय अधिक। इसके अंदर यह होता है कि अगर विस्तृत कृषि की बात करें तो जगह ज़्यादा होगी और व्यक्तियों की, यानी काम करने वाले मजदूरों की या व्यक्तियों की संख्या होगी, कृषकों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो एक व्यक्ति के हिस्से में अधिक अनाज आ जाता है तो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे उतने बड़े क्षेत्र की अगर निराई गुड़ाई टाइम पे नहीं हो पाती है तो उसकी उपज में गिरावट देखने को मिलती है। आप अपने आसपास ही देख सकते हो कि जहाँ पे खेती ज़्यादा बोते हैं तो वहाँ उसकी निराई गुड़ाई अच्छे से नहीं हो सकती और उसका पैदावार कम होता है। जबकि एक किसान होता है, उसके पास कम भूमि होती है और उस कम भूमि का ही अच्छे तरीके से वो पालन करता है तो उसके अंदर उसको पैदावार अधिक मिलती है। तो ये कंडीशन होती है गहन कृषि और विस्तृत कृषि में। व्यापारिक दृष्टि से विस्तृत कृषि हमेशा व्यापारिक दृष्टि से ही की जाती है, जबकि गहन कृषि जो होती है वो हमेशा जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। ध्यान देना, अपने जीवन यापन करने के लिए जिस प्रकार की कृषि की जाती है उसको गहन कृषि कहते हैं, जबकि विस्तृत कृषि में क्या करते हैं वो लोग? वो व्यापारिक दृष्टि के लिए कृषि करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती है, लेकिन उनके पास में भूमि संपदा अधिक है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? व्यापार के लिए कृषि करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं और दक्षिणी अमेरिका देश हैं, वहाँ पर अधिकतर विस्तृत कृषि ही की जाती है। जबकि यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में गहन कृषि अधिक होती है, कारण कि यूरोप के पास में भूमि संपदा क्या है? कम है और जनसंख्या क्या है वहाँ पे? ज़्यादा है। इसके कारण वहाँ पे गहन कृषि होते हैं, वो जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि में शामिल होते हैं। जैसे हम भारत की बात कर सकते हैं, चीन की बात कर सकते हैं, ठीक है। भारत के पास में जनसंख्या अधिक है, चीन के पास में भी जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ पर अधिकतर जो कृषि होगी वो जीवन निर्वाह के लिए ही होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। हम जो व्यापारिक पशुपालन जो प्रदेश है उसको पढ़ रहे थे। इसके बाद में जो अगला प्रकार है अपना वो है यहाँ पे गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश।
क्या है? गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। गहन का मतलब आप समझ गए होंगे। अगला प्रदेश है अपना 4 नंबर पे गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। अगर हम इसकी चर्चा करें, गहन निर्वहन कृषि प्रदेश की बात करें, तो ये जो प्रदेश होते हैं ये इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, वही विशेषता जो मैंने अभी बताई है। भूमि सीमित होती है, यानी जो जगह होती है, धरातल होता है वो तो सीमित होता है, और जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें कम भूमि के अंदर अधिक जनसंख्या होती है, ये क्या करते हैं कि खाद्य जो फसलें होती हैं, जो खाने वाली जो फसलें होती हैं, जीवन निर्वाह के लिए जो फसलें होती हैं, उनका उत्पादन करते हैं वो केवल अपने उपभोग के लिए ही करते हैं। विश्व में केंद्र अगर हम बात करें इसकी, तो कुल जनसंख्या विश्व की मानव की 35%, ठीक है, इस प्रकार की कृषि में ही लगी हुई है, या इस प्रकार के जो कृषि व्यवसाय है 35% जनसंख्या गहन कृषि यानी जीवन यापन प्रकार की कृषि ही करती है। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र हम मान सकते हैं मानसूनी एशिया वाला। कौन सा क्षेत्र मान सकते हैं? मानसूनी एशिया वाला। और मानसूनी एशिया के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हम देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अगर बात करें इस क्षेत्र की, यहाँ पे इस क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है मानसूनी एशिया वाला, ये वाला, इस क्षेत्र के अंदर गहन प्रकार की कृषि होती है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक वाले जो क्षेत्र है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं भारत में अधिक जनसंख्या का है, चीन भी अधिक जनसंख्या है, बांग्लादेश में भी जनसंख्या अधिक है, और इंडोनेशिया के अंदर भी जनसंख्या अधिक है। तो इन ज़्यादा जनसंख्या वाले जो देश हैं यहाँ पे जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है, और वो कृषि हमेशा गहन कृषि कहलाती है, क्योंकि भूमि सीमित होती है, जनसंख्या अधिक होती है, तो उनके खाद्य पूर्ति के लिए यहाँ पे कृषि उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये कृषि कौन से प्रदेश में है? यहाँ पे ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में कह सकते हैं, दक्षिणी एशिया वाले जो क्षेत्र हैं, यानी मानसूनी प्रदेश हम कहेंगे तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मानसूनी प्रदेश के अंदर ये पूरा पूरा क्षेत्र आ जाता है। पर्टिकुलर इसी एक स्थान की हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन ये सारे क्षेत्रों के अगर नाम लेना है तो जहाँ मानसूनी वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है मानसून के अकॉर्डिंग जो हमने चर्चाएं की थी, उस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर इस प्रकार की कृषि होगी। किस प्रकार की होगी? गहन कृषि होगी। ठीक है, यहाँ की जो फसल है गहन कृषि वाली, उसके अंदर सबसे बात कर सकते हैं 2 प्रकार की फसलें। एक तो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि होती है, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि होती है, या अन्य फसल है वो भी गहन रूप में यहाँ पे कृषि में शामिल किया जाता है। चावल प्रधान का मतलब ये है कि जिस जगह पे मानसूनी क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र के अंदर, मानसूनी प्रदेश में अगर हम बात करें ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र की, तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा है, ठीक है, वहाँ पर तो चावल प्रधान होगा। वहाँ पे तो क्या होगा? चावल, क्योंकि कंडीशन है वहाँ पे चावल को पैदा करने के लिए, यानी वो क्षेत्र कैसा होगा? चावल प्रधान होगा। अगर कंडीशन ऐसी बन गई कि वहाँ पर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम है, मानसूनी वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर से कम, तो वहाँ पर चावल की कृषि नहीं ली जा सकती। लेकिन कंडीशन वैसी पाई जाती है, जो अगर सिंचित क्षेत्र है तो सिंचाई के द्वारा भी वहाँ पे चावल को पैदा किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे सिंचाई की कमी के बावजूद अगर हम बात करेंगे तो उस क्षेत्र के अंदर अगर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, तो अगर कम है तो वहाँ पर हमेशा यहाँ गेहूँ की कृषि होती है। किसकी कृषि होती है? गेहूँ की। ठीक है, तो इस फसल यानी ये 2 प्रदेश होते हैं, एक तो ज़्यादा वर्षा वाला और एक कम वर्षा वाला। मानसूनी क्षेत्र में 2 प्रकार के प्रदेश होते हैं। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि होती है, यानी इस अधिक जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए या उनकी उदर पूर्ति करने के लिए जो फसल तैयार की जाती है कृषि के रूप में, वो चावल की होती है। अगर वहाँ पे अगर वर्षा की मात्रा अगर कम है, 100 सेंटीमीटर तक है या 100 सेंटीमीटर से कम है, तो वहाँ पर हमेशा गेहूँ प्रकार की कृषि होती है या अन्य प्रकार की जो फसलें होती हैं वो यहाँ पे ली जाती हैं। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा है, इस 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा को हमेशा गेहूं और चावल की प्रधान विभाजक रेखा माना जाता है।
यानी महान विभाजक बोल सकते हो या प्रधान विभाजक रेखा मान सकते हो कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पे चावल होगा, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वो वहाँ पे गेहूं की फसल होगी। तो 100 सेंटीमीटर रेखा जो होगी वो इसको विभाजित करने वाली रेखा मानी जाती है। किसको विभाजित करने वाली? गेहूँ और चावल को। ध्यान रखना हमेशा, गेहूं और चावल को विभाजित करने वाली जो रेखा होगी वो 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली रेखा ही होगी। ये बात हो गई। अब चावल प्रधान की अगर हम बात की तो वहाँ पे जैसे वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, तापमान ऊंचा होगा तो वहाँ पे चावल होगा। ठीक है, इसमें कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है लेकिन कम किया जाता है क्योंकि वहाँ पे उस क्षेत्र के अंदर चावल की फसल ज़्यादा ली जाती है। ठीक है, और खेत का आकार क्या होता है? यहाँ पे छोटा होता है। उर्वरक जो होते हैं उसका उपयोग करते हैं। मानवीय श्रम की यहाँ पे अधिक प्रधानता होती है। मानवीय श्रम चाहिए चावल की फसल के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम कहें कि चावल विहीन जो गहन निर्वाण कृषि होती है वो एशिया के मानसूनी प्रदेशों में जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पर चावल विहीन यानी गेहूं प्रकार की कृषि होगी। अन्य फसलों में हम कह सकते हैं सोयाबीन भी हो सकती है, मूंगफली भी हो सकती है, यहाँ पे कपास हो सकती है, गन्ना हो सकती है, मक्का हो सकती है, तिलहन हो सकती है या कोई मोटे अनाजों की भी हम चर्चाएँ कर सकते हैं। इस दृष्टि से यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगली जो कृषि होगी वो अपनी होगी प्रारंभिक जो स्थायी कृषि होती है। अगली कृषि कौन सी है? प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। स्थायी कृषि प्रदेश अगर हम इसकी चर्चा करें तो स्थायी कृषि का मतलब हो गया कि जहाँ पे पहले स्थानांतरित कृषि की जाती थी यानी उसका ही विकसित रूप माना जाता है। ये किसका विकसित रूप माना जाता है? जो स्थानांतरित कृषि थी उसका ही विकसित रूप माना जाता है। यानी पहले लोग क्या करते थे, एक जगह पे वनों को वनस्पतियों को काटा, जलाया और वहाँ पे कृषि की और कुछ समय बाद में वहाँ उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। ठीक है, आज अगर हम बात करें तो वो लोग आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पे कृषि करने की ये प्रवृत्ति थी, यानी उनकी जो प्रवृत्ति है कृषि करने की, उनका जो तरीका है वो तो सेम है लेकिन उनमें स्थायित्व आ गया। वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते, यानी वो कारण कि वो कृषि का तरीका तो वही रख लिया लेकिन उनका स्थायित्व हो गया। पहले तो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते थे, 1-2 साल करते उसके बाद दूसरे स्थान पे चले जाते। तो ऐसी प्रवृत्ति आज नहीं देखने को मिलती। अगर हम देखेंगे तो ये जो कृषि होती है इसके अंदर हम कहें कि एक तो प्राकृतिक एक मानवीय संबंध जो होता है उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, प्राकृतिक और मानवीय की। प्राकृतिक यानी वनस्पतियों से संबंधित हम बात कर सकते हैं, मानवीय यानी मनुष्य आदिवासी लोगों के द्वारा हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक जगह दोनों अगर उनको वातावरण अच्छा लगा तो वहाँ पे ये रुक करके अपनी कृषि कर लेते हैं, यानी अपने स्थान पर ही स्थायी रूप में उसी क्षेत्र पर बार बार कृषि करने की प्रवृत्ति प्रारंभिक स्थायी कृषि की मानी जाती है। किसका विस्तृत रूप है? स्थानांतरित कृषि का विस्तृत रूप है। स्थानांतरित कृषि का मतलब हमने बात की थी कि एक जगह पे अपने वनस्पतियों को काटा, जलाया और जला करके वहाँ पे कृषि की। कुछ समय यहाँ पे कृषि की, उपज में कमी आई तो वहाँ पे कमी क्यों आई? क्योंकि उस भूमि में पोषण तत्वों की कमी आई, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़ करके दूसरे स्थान पे वही प्रक्रिया करते हैं, वनों को काटते हैं, साफ करते हैं, वो वहाँ पे कृषि करते हैं। ठीक है, उसी का विकसित रूप यानी उसी का बढ़ा हुआ भाग हम माने, वैसे बढ़ा हुआ नहीं लेकिन वो जैसे जैसे किसी भी चीज़ में आप देखोगे तो उसमें परिपक्वता तो आती है। हम किसी मनुष्य में भी देख सकते हैं, पहले वो बच्चा होता है, शैतान होता है, फिर धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, वो धीरे धीरे यहाँ पे अपने नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो हर चीज़ समझ जाता है। तो वैसे ही वो स्थानांतरित कृषि जो है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान जाती थी, वो अब स्थायी हो गई। वो समझ चुके हैं कि एक स्थान पर वनस्पतियों को तो हमने खराब कर दिया लेकिन अब दूसरी जगह ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या हो गया, उनमें एक स्थायीपन आ गया। तो प्रारंभिक रूप में यानी ऐसी कृषि स्थायी रूप में की गई तो वहाँ पर उस प्रकार के प्रदेशों को चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर भी हम देखें तो जनसंख्या अधिक ही मिलती है, जो ये कृषि है वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक मिलती है, इसीलिए प्रारंभिक स्थायी कृषि भी किस प्रकार की होगी, गहन कृषि में शामिल होगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका की बात कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका हम बात करेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। इसके अंदर कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है, यानी
ये कृषि है प्रारंभिक स्थायी कृषि। इसमें कुछ विशेषताएं आप याद रख लेना। एक तो याद रख लेना कि स्थानांतरित का विकसित रूप है। एक तो क्या है, स्थानांतरित कृषि जो है, कृषि इसका विकसित रूप है, कृषि का विकसित रूप है, विकसित रूप, ठीक है। दूसरी बात, अधिक जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या होती है, और अधिक जनसंख्या का मतलब यहाँ पे गहन कृषि होगी, गहन कृषि, ठीक है। और कृषि के साथ में पशुपालन भी, पशुपालन भी किया जाता है, किया जाता है। ये तो बात हो गई। ये होती कहाँ पर है, तो हम बात कर सकते हैं अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। हम बात कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में इस प्रकार की प्रारंभिक कृषि देखने को मिलती है, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने चलवासी पशुचारण को देखा, हमने स्थानांतरित कृषि को देखा, हमने यहाँ पे व्यापारिक पशुपालन प्रदेश को देखा, हमने गहन निर्वहन कृषि प्रदेश को यहाँ पे देखा। उसके बाद में प्रारंभिक जो स्थायी कृषि प्रदेश है उसकी भी हमने चर्चाएं की है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट की उष्णकटिबंधीय बागायती कृषि की, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।